वायरसेस देख रहे थे और टाइप्स ऑफ वायरसेस के आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आगे जो जोड़ा था उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सिस्टम सिक्योरिटी में ही अगला जो टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड थेफ्ट। ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से रिलेटेड क्या है, ये एक आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। यानी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में क्या आता है, एक आइडेंटिटी थेफ्ट होता है जिसमें एक अनऑथराइज्ड जो पर्सन होता है वो किसी अनदर क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को ले सकता है। अनऑथराइज्ड टेकिंग ऑफ अनदर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, यानी किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन को लेना, यानी आइडेंटिटी थेफ्ट है। ठीक है, अब इसमें जो है दो तरीके के थेफ्ट हो सकते हैं। कैसे, एक एप्लीकेशन फ्रॉड और दूसरा अकाउंट टेक ओवर। दोनों समझ में आ रहा होगा। एप्लीकेशन फ्रॉड का मतलब होता है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन किसी दूसरे के नाम से क्या करे, अपना क्रेडिट कार्ड ओपन करा ले, यानी किसी दूसरे के अकाउंट से या दूसरे के नाम से क्रेडिट कार्ड अपने नाम से ओपन करा ले, इसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फ्रॉड। बट अकाउंट टेक ओवर का मतलब होता है कि जिसमें क्रिमिनल हाईजैकिंग होती है, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड को ही हाईजैक कर लिया जाता है, जिससे हम आपका क्रेडिट कार्ड होगा और हम क्या करेंगे, परचेजिंग करेंगे। तो परचेजिंग करने के बाद जो भी बिल पेमेंट करना होगा वो आपको करना होता है। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको बोलते हैं स्किपिंग। क्या बोलते हैं, स्कीमिंग। स्कीमिंग मतलब स्किपिंग करके, मतलब उसका पूरी डिटेल जो है जहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, उस डेटा का पूरा निकाल लेते हैं आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, चलिए, अब जो नेक्स्ट आता है पॉइंट वो है स्पूफिंग एंड स्पैम वेबसाइट्स। स्पूफिंग मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, तो जनरली हैकर जो होते हैं वो अपने आप को हमेशा जो है छुपाना चाहते हैं। कहाँ से, जहाँ पर भी क्राइम सीन होगा। क्राइम सीन का मतलब होगा जहाँ पर भी वो क्या करे, इलीगल एक्टिविटी कर रहे होंगे, वहाँ अपने आप को छुपाना है। स्वाभाविक सी बात है कि जिससे लोगों को ना पता चले कि किसने हैकिंग की या चोरी करी। तो स्पूफिंग में क्या करते हैं कि डुप्लीकेट कॉपीज़ बना देते हैं, जैसे आसानी से आपको बेवकूफ़ बनाया जा सके। डुप्लीकेट कॉपी का मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एसबीआई की वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ या पीएनबी की साइट पे मैं जा रहा हूँ और मुझे ट्रांजैक्शन करना है, पीएनबी की साइट पे, एसबीआई के बीओबी की साइट पे, ठीक है, किसी भी आईसीआईसीआई की साइट पे, किसी भी साइट पे मैं जाना चाह रहा हूँ। बट क्या किया गया है कि उस साइट की डुप्लीकेट कॉपी बना दी गई, डुप्लीकेट बना दी गई, और हमें लग रहा है कि हम ओरिजिनल साइट पे काम कर रहे हैं। बट होगा क्या कि हम उस साइट पे जाकर के अपनी जानकारी दे देंगे। इसे बोलते हैं स्पूफिंग करना, यानी बेवकूफ़ बनाना। अगला था स्पैम वेबसाइट्स, यानी ये रियल वेबसाइट नहीं होती। ठीक है, ये जनरली जो है डुप्लीकेट वेबसाइट्स होती हैं जिन पे हम लोग क्या करते हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। यानी स्पैम वेबसाइट्स आपके काम की नहीं होती क्योंकि उसमें ओरिजिनल कंटेंट्स नहीं होते हैं। ये लोग जनरली क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और एडवर्टाइज पर्पज़ के लिए जनरली इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका टाइप्स ऑफ वायरसेस में आएगा। अगला था डॉस अटैक, जिसको हम फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अटैक। इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपको मैं एक लाइन में अगर समझाऊँ तो मैं कहूँगा कि हैकर्स क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी को छुपाने के लिए सर्वर क्या करते हैं, बिजी कर देते हैं। सर्वर को बिजी कर देंगे या सर्वर को स्लो कर देंगे। अब स्लो कैसे करेंगे, वो क्या करते हैं, आपके पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे। आपको पता है कि जो क्लाइंट और सर्वर होता है वहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स देता है। अब अगर इमेजिन करिए कि अगर नंबर ऑफ क्लाइंट जो रिक्वेस्ट है, एक सिस्टम से ही नंबर ऑफ रिक्वेस्ट यानी हज़ारों रिक्वेस्ट बढ़ा दिया किसी सर्वर पे, तो सर्वर तो नहीं समझ पाएगा ना कि उसके पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो आ रही हैं अलग अलग जगह से आ रही हैं। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जब जाएगी तो सर्वर क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। उस केस में एक फ्लड होगा, बाढ़ जैसा आ जाएगा। और वो क्या करेगा, जैसे कि उसके सामने सर्वर के पास अनवांटेड वेबसाइट्स भेजना या वेब पेजेस ओपन कर देना टारगेटेड सर्वर पे, जिससे क्या हो, सर्वर बिजी हो जाएगा और वो इंटरनली हैकर्स अपना इंटरनल काम कर ले। जैसे अगर मान लीजिए, मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ डॉस अटैक को, कि मान लीजिए मेरे घर के बाहर एक चौकीदार है। ठीक है, उस चौकीदार को मुझे बेवकूफ़ बनाना है कि कैसे मैं उसके घर के अंदर घुस जाऊँ। तो क्या करना है कि चौकीदार को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या करेगा, कोई भी दूसरा आदमी क्या करेगा, कोई आवाज़ लगाएगा या कोई शोर मचाएगा या कोई सामने गिर जाएगा। तो चौकीदार ये सोचेगा कि यार सामने वाले को जो है एक्सीडेंट हो गया, वो उसको बचाने जाएगा। इधर वो जाएगा बचाने, वो झूठ बोल रहा था, वो उसको कुछ हुआ नहीं था, वो जिसको बचाने गया तब तक उधर से क्या वो दूसरा पर्सन घर के अंदर एंट्री कर गया। यानी अपने सामने टास्क को ओपन करके सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना या बिजी कर देना और अपना इंटरनली जो है बैकग्राउंड में काम कर लेना, इसी को बोलते हैं डॉस अटैक। ठीक है, डेनियल ऑफ सर्विस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अटेम्प्ट टू फ्लड द नेटवर्क। नेटवर्क पे क्या है, बाढ़ आना, किस चीज़ का, वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस का, जिससे नेटवर्क क्या हो, स्लो हो जाए। अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब द नेटवर्क, नेटवर्क का को डिस्टर्ब कर देना। एंड अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब द सर्विसेज, जो भी काम हो रहे हैं उसको क्या करना, डिस्टर्ब करना। ये है डॉस अटैक का काम, यानी जो काम होना चाहिए वो ना होने पाए, इसके लिए काम करेंगे। ठीक है, अगला आता है वायरस काउंटर मेजर्स एंड सिक्योरिटी टूल्स, यानी वायरस से बचने के लिए क्या क्या सिक्योरिटी टूल्स यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वायरस से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जैसे नॉर्टन के या कोई खील वगैरह के या इन सब के एंटीवायरसेस यूज़ किए जाएँ, मैकएफे वगैरह के एंटीवायरस यूज़ किए जाए जिससे आप वायरस को रोक सकें। अगला था सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि वायरस को आने से पहले ही नेटवर्क में एंट्री करने से ही रोक दिया जाए।
यानी नेटवर्क को ही सिक्योर बना दीजिए, वो वहाँ तक पहुँचे ही ना, सिस्टम तक पहुँचने ही ना पाए। इस कॉन्सेप्ट में सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया जाए नेटवर्क का कि उसमें आसानी से नेटवर्क क्या हो सके, सिक्योर हो सके और उसमें वायरस का आने का चांस ही न रहे। अगला आता है VPN। ये होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ऐसा नेटवर्क जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी एक तरीके से क्या करना है, एक वायरस को क्या करना है, बेवकूफ़ बनाना, या सामने वाला जो टारगेटेड पर्सन है जो क्या कर रहा है उसको हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसको इलीगल एक्टिविटी पे परफॉर्म कर देना। ठीक है, इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म ना करने पाए उसके लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाए जाते हैं। अगला आता है आइडेंटिटी सर्विसेज। ठीक है, आइडेंटिटी सर्विसेज का मतलब है कि सबसे पहले आपको सर्विसेज आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है आपके लिए वैलिड है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी काम करने के लिए। ठीक है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सर्विसेज एक्टिव होनी चाहिए, कौन कौन सर्विसेज पे वो काम करना चाहिए, ये वो डिसाइड कौन करेगा, आइडेंटिटी सर्विसेज। आइडेंटिफाई कर लो और वही सर्विसेज क्या करो, अलाउ करो। अगर उसके अलावा कोई भी सर्विस कोई भी सर्विस की रिक्वेस्ट आती है तो उसको क्या करना है, उसको ड्रॉप करना है, रोक देना है, यानी आगे नहीं होने देना है। ठीक है, अगला आता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या आता है, क्रिप्टोग्राफी में होता है कि जब आप अपने डेटा को क्या करना है, सिक्योर करके रखना, इनक्रिप्ट करके रखना, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि जिससे सामने वाला आसानी से उसको समझ ना सके, इसी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अगला आता है डिजिटल सिग्नेचर, यानी इसमें ऑथराइजेशन का यूज़ करना, ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना। मतलब जनरली कि जब भी कोई किसी भी नेटवर्क में या किसी सिस्टम पे लॉगिन करने की कोशिश करे तो पहले उसका डिजिटल सिग्नेचर चेक किया जाए, अगर वो सही हो, वैलिड हो, तभी उसको क्या करें, एंट्री किया जाए काम करने के लिए। तो ये होगा डिजिटल सिग्नेचर, यानी होने से पहले प्रिवेंशन के लिए दिया गया। अगला है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यानी सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब ये भी पावरफुल टूल है, कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करते हैं, कई सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसमें हम डेटा को क्या करें, अपने डेटा, अपने कंप्यूटर या अपने नेटवर्क को क्या कर सके, सिक्योर बना सके, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना और उन पॉलिसीज़ को क्या करना, फॉलो कराना। ठीक है, तो ये है काउंटर मेजर्स एंड सिक्योरिटी टूल्स, इनको जो है फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है फायरवॉल एंड पासवर्ड्स। ठीक है, तो फायरवॉल और पासवर्ड का जनरली यूज़ कहाँ पर होता है, जनरली ऑनलाइन स्पेस को सेव करने के लिए, यानी जो लोग अपना ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं उसको सेव करने के लिए हम लोग दो तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, एक है फायरवॉल एंड एक है पासवर्ड। फायरवॉल जैसा कि नाम है आग की दीवार, अगर इसका शाब्दिक अर्थ समझें, यानी कि आग की दीवार एक ऐसी दीवार जिसके दूसरी तरफ जाने के लिए आपको आग से गुजरना पड़ेगा। आग से गुजरने का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी आपको एक तरीके से अपनी लॉयल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप लॉयल हैं, अगर आप सही हैं, वैलिड हैं, तभी आप एंटर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब फायरवॉल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करता है। ठीक है, कहाँ से, इंटरनेट कनेक्शन से जो आपके कंप्यूटर तक पहुँच रही हैं। यानी फायरवॉल जो है क्या करता है, एक फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो क्या करता है, अनवांटेड पैकेट्स को आपके सिस्टम तक आने से रोकता है। ठीक है, दूसरा पासवर्ड, तो आप जानते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन काम करना है तो आप पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि पासवर्ड से कैसे आपको एंट्री कराई जाए, ऑथेंटिकेट किया जाए, तभी आप ऑनलाइन सर्विसेज को एक्टिव कर पाएंगे। अब पासवर्ड के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि पासवर्ड को मैनेज करना, पासवर्ड डिसाइड करना कि पासवर्ड कौन सा रखा जाए, और पासवर्ड ऐसा रखा जाए जो क्या हो, आसानी से हम याद कर सकें और गेस कोई ना कर पाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पासवर्ड में बहुत सारी बातों को आते हैं। ठीक है, अगला आता है पासवर्ड प्रोटेक्शन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पासवर्ड अगर बन गया तो पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आसानी से क्या हो सकता है, ये हैक हो सकता है, कोई भी ले सकता है। तो इसको जो है, यानी अगर पासवर्ड को हम नेसेसरली टू प्रोटेक्ट पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तभी हमारा ऑनलाइन स्पेस जो होगा, ऑनलाइन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सेफ होगा। उसको करने का दो तरीका है, ध्यान रखना। ये मैंने आपको जो नोट्स बना के दिया आपकी बुक का ही है, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको कॉपी में ऐसे ही नोट कर लीजिए जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने की आसानी होगी और आपको पेपर में आपको लिखना बस इतना ही है। ठीक है, तो दो तरीके से आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं पासवर्ड का, एक है ऑर्गेनाइजेशनल यानी यूज़र पासवर्ड वल्नरेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल ये यूज़र पासवर्ड वल्नरेबिलिटी, और दूसरा आता है टेक्निकल पासवर्ड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, यूज़र पासवर्ड वल्नरेबिलिटी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि पासवर्ड बनाते समय कुछ ऐसे चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, जनरली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी यूज़र जब पासवर्ड डिसाइड करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो आसान पासवर्ड रखते हैं। क्यों पासवर्ड रखते हैं? कि जिससे कि उनको याद रहे। अगर उनको याद रहेगा तो सामने वाला उसको आसानी से क्या कर सकता है, गेस कर सकता है। यानी पासवर्ड बनाते समय हमने रैंडम वर्ड्स यूज करने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स यूज करने चाहिए, नंबर्स यूज करने चाहिए, सिंबल्स यूज करने चाहिए, कैपिटल स्मॉल यूज करना चाहिए, जिससे क्या हो, हम हमारे पासवर्ड को कोई आसानी से गेस ना कर सके। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल या यूज़र पासवर्ड वल्नरेबिलिटी में कि इजी टू गेस होगा, आसानी से कोई भी गेस कर सकता है। दूसरा सेल्डम चेंजेस, बहुत छोटा सा चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी पासवर्ड अगर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा होगा, दूसरी बार जब चेंज करेंगे तो हमें क्या आगे पीछे कुछ 1 या 2 या ऐसा कोई वर्ड या @ कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ देंगे। ठीक है, सेल्डम चेंजेस के लिए कि मतलब हमें क्या हो कि हम छोटा सा चेंज करते हैं जिससे कि हमें याद रहे। ठीक है, जनरली हम लोग अपने पपी का नाम, अपने फेवरेट नेम, अपना फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस का नाम, ठीक है,
घर में मम्मी पापा का मोबाइल नंबर या अपना मोबाइल नंबर या अपना निक नेम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है, इन सब बातों को ध्यान रखना है कि ऐसे पासवर्ड नहीं रखने हैं। रीयूज्ड ऑन मेनी प्लेसेस, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब यूज़र एक पासवर्ड बनाता है तो सोचता है कि ये हमें आसानी से याद रहे, तो क्या करता है उसी पासवर्ड को अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज़ कर लेता है, यानी कई जगह पर। जैसे एक पासवर्ड उसने बनाया तो फेसबुक पे भी वही रख देगा, वही गूगल अकाउंट पे भी रख देगा, वही यूट्यूब में भी रख देगा, वही ट्विटर में भी रख देगा, वही जीमेल में भी रख देगा, सब जगह रख देगा, ठीक है। और वही बैंक में भी रख देगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये एक प्रॉब्लम है, यानी रीयूज्ड ऑन मेनी प्लेसेस, यानी आपको पासवर्ड जो होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए। इसका प्रॉब्लम क्या होगा, अगर एक बार अगर पता चल गया किसी को भी तो क्या करेगा, अलग अलग जगह पर जाकर के आसानी से क्रैक कर सकता है। दूसरा आता है लास्ट, रिटन ऑन इनसिक्योर प्लेसेस, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि हम लोग जो पासवर्ड अलग थोड़ा टफ बना लेते हैं तो हम याद कर नहीं पाते, तो हम लोग क्या करते हैं उसको कहीं सेव करके रख लेते हैं। जैसे अपने वॉलेट में हमने रख लिया, ठीक है, अपने या किसी पेपर में लिख लिया, किसी कॉपी में लिख लिया, डायरी में लिख लिया, या अपने मोबाइल में लिख लिया। ये क्या है, रिटन ऑन इनसिक्योर प्लेसेस। इससे क्या होगा, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो कोशिश करना है कि उसको लिखना कहाँ है, लिखने की जरूरत नहीं है कहीं पर, और अगर लिखना भी है तो उस पेज को या पेपर को कहीं अलग सिक्योर जगह पर रखिए, या फिर सबसे अच्छी जगह है अपने ब्रेन में लिखिए, जो आसानी से क्या होगा कोई एक्सेस नहीं कर सकता कभी भी, ठीक है। तो ये होगा इनसिक्योर प्लेसेस में नहीं रखना है। दूसरा आता है टेक्निकल पासवर्ड वल्नरेबिलिटी, वीक पासवर्ड इंक्रिप्शन, ठीक है। टेक्निकल में क्या होता है, कई बार पासवर्ड जो है इनक्रिप्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब उसमें वीक इंक्रिप्शन पासवर्ड यूज़ किया गया, यानी पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने का जो तरीका है बहुत सिंपल यूज़ किया गया, तो भी प्रॉब्लम होगी, पासवर्ड को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा आता है प्रोग्राम दैट स्टोर योर पासवर्ड इन मेमोरी, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो आपके पासवर्ड को मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, जिससे हैकर्स क्या करते हैं आपकी मेमोरी से डायरेक्टली डेटा को यानी पासवर्ड को रीड कर लेते हैं, जैसे की लॉगर के द्वारा, ठीक है। ये आता है पासवर्ड टेक्निकल में, ठीक है। अगला आता है यूजर एप्लीकेशन दैट डिस्प्ले पासवर्ड ऑन स्क्रीन। सम टाइम क्या होता है, कुछ ऐसे पासवर्ड स्क्रीन पे ही हमारे यूजर के एप्लीकेशन होते हैं जो स्क्रीन पे ही पासवर्ड दिखा देते हैं गलती से, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है, ये भी टेक्निकल पासवर्ड वल्नरेबिलिटी में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है पासवर्ड सिलेक्शन स्ट्रेटजी, यानी क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जाए, ठीक है, पासवर्ड सिलेक्शन के लिए। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है यूजर एजुकेशन, यानी सिलेक्शन पासवर्ड बनाते समय यूजर को पहले एजुकेट किया जाए, ये समझाया जाए कि किस तरह के पासवर्ड रखने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें नंबर्स होने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, रैंडम नंबर्स होने चाहिए, अपना नाम अपना फ़ोन नंबर ये सब ना यूज़ किया जाए, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का यूज़ करना चाहिए, कुछ स्पेशल सिंबल जैसे डॉट, @ मॉड, $, हैज़, इन सब कीवर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो यूज़र एजुकेशन, यानी उसको पहले बताना कि किस तरीके पासवर्ड बनाया जाए। दूसरा आता है कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई जगह कई वेबसाइट्स वगैरह पर क्या होता है, आप जब लॉगिन करते हैं तो आपको एक पासवर्ड जनरेट करके दिया जाता है, या आपके बैंक वगैरह में भी जब आप अकाउंट खुलाते हैं तो आपको एक जनरेटेड पासवर्ड दिया जाता है जो रैंडम होगा, जो आसानी से आप देखने के बाद भी याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कई बार यूज़ करने के बाद भी हमको याद नहीं होती, क्योंकि उसमें कभी XAZ, ठीक है, 179, ठीक है, @ ऐसा कुछ नंबर्स आपके वर्ड्स आ जाते हैं जो आसानी से आप याद नहीं कर सकते। तो ये कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड हो सकते हैं। थोड़ा सा ये अच्छा तो होता है, टफ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बट ये प्रॉब्लम ये होता है कि आसानी से याद नहीं किए सकते यूजर द्वारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। अगला था रिएक्टिव पासवर्ड चेकिंग, ठीक है। रिएक्टिव पासवर्ड चेकिंग का मतलब होता है कि जो पासवर्ड रखे गए हैं हमारे सिस्टम में, रैंडमली कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाएं जो क्या हो, हमारे पासवर्ड को बीच बीच में वो चेक करते रहें, यानी बीच में चेक करते रहें और बताते रहें कि अगर वो क्या है इनसिक्योर हो रहा है, तो यानी वो गलत हो या वीक पासवर्ड हो तो उनकी क्या करें, हमें जानकारी देते रहें, इन्फॉर्मेशन हमें देते रहें। अगला था प्रोएक्टिव पासवर्ड चेकिंग। प्रोएक्टिव पासवर्ड बहुत आसान है, रिएक्टिव प्रोएक्टिव ध्यान से रखिएगा। रिएक्टिव मैंने क्या बोला कि आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस में जो भी पासवर्ड पड़ा होगा वो सिस्टम क्या करेगा, रैंडमली चेक करेगा और बताएगा कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, इसमें क्या संशोधन करना चाहिए, क्या चेंजेस करना चाहिए, ठीक है। रिएक्टिव कहलाता है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोएक्टिव का मतलब होता है जिसमें सिस्टम कुछ नंबर ऑफ पासवर्ड आपके सामने रखेगा, लिस्ट ऑफ पासवर्ड रखेगा और आपसे कहेगा इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज़ कर लीजिए, यानी जो आसानी से आप याद कर सकते हो। जैसे आपके सामने 8-10 का लिस्ट उसने रखा और आपसे कहा कि इनमें से आपको जो अच्छा लगे, जो आपको याद हो सके आसानी से, आपको जो बेहतरीन लगे वो आप क्या करिए, यूज़ कर लीजिए। उसे बोलते हैं प्रोएक्टिव पासवर्ड चेकिंग, ठीक है। इससे भी बेनिफिट आपको मिलेगा। अगला था फायरवॉल डिज़ाइन प्रिंसिपल, ठीक है। फायरवॉल क्या है, पहले तो ये ध्यान रखना है, फायरवॉल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट अलाउ टू फुल एक्सेस फॉर द इनसाइडर ऑफ द नेटवर्क बट आउटसाइडर कैन एक्सेस ओनली लिमिटेड सर्विसेज। इसका मतलब ये हुआ कि इनकमिंग, ये एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जिस नेटवर्क के अंदर पर्सन काम कर रहा है, जैसे सपोज करिए कि ICS में ढेर सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, 100 कंप्यूटर से ऊपर है हम लोग के यहाँ पास, ठीक है। उस कंप्यूटर्स में अगर हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्ट कर दिया जाए तो इंटरनेट क्या हुआ, पब्लिक हो गया।
अब पब्लिक होने से क्या हुआ, बाहर से कोई भी अटैक हमारे सिस्टम पे हो सकता है, बट अगर हम फायरवॉल लगा देंगे तो जो अंदर यानी आईसीएस के अंदर जो पर्सन्स काम कर रहे हैं, यानी हम सब जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो बाहर के यानी इंटरनेट को तो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी सर्विस एक्सेस कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को एक्सेस, किसी भी सिस्टम पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट बाहर साइड वाला यानी आउटसाइडर जो है, हमारे आईसीएस के अंदर जो सिस्टम है उनको एक्सेस ना कर पाए, यानी आउटसाइडर को केवल लिमिटेड सर्विसेज दी जाएं, इसी को बोलते हैं फायरवॉल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए फायरवॉल के पास। पहला, ऑल ट्रैफिक फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइडर मस्ट पास फ्रॉम फायरवॉल, यानी फायरवॉल से जितने भी सर्विसेज हैं, यानी जो आउटसाइड और इनसाइड की सर्विसेज हैं, वो क्या है, ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों सर्विसेज क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए, यानी ट्रैफिक जो भी होगा, जो भी पैकेट्स होंगे, वो इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड, दोनों तरफ से क्या होंगे, फायरवॉल के थ्रू ही पास होंगे। ठीक है, ओनली अलाउड ट्रैफिक टू पास फ्रॉम फायरवॉल, यानी जो जो ट्रैफिक अलाउ किया गया होगा बस केवल उसी को आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं फायरवॉल द्वारा, अदरवाइज नहीं। अगला आता है, फायरवॉल इज अ इम्यून टू पेनिट्रेशन, यानी एक तरीके से इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है, या क्या करता है, हमारे पेनिट्रेशन को रोकता है, पेनिट्रेट होने से रोकता है। ठीक है, तो ये हो गया फायरवॉल डिजाइन प्रिंसिपल। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, 3 पॉइंट सबसे मेन है। अगला आता है फायरवॉल टेक्निक्स, यानी फायरवॉल्स की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ, अगर फायरवॉल टेक्निक में आया तो सर्विस कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल, यूजर कंट्रोल एंड बिहेवियरल कंट्रोल, यानी सर्विसेज फायरवॉल में कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया। तो पहला आता है सर्विस कंट्रोल। सर्विस कंट्रोल मतलब कुछ लिमिटेड सर्विसेज होंगे और जो जो सर्विसेज परमिशन नहीं दी गई होंगी उन परमिशन को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे फायरवॉल के द्वारा, यानी फायरवॉल आपकी उन सर्विसेज को चेक करेगा, जो आप ऐसी सर्विस को लेना चाहते हैं जो चाहता है कि वो अलाउ ना किया जाए, उसको क्या करेगा, चेक करेगा। तो सर्विस कंट्रोल पे यानी कुछ सर्विसेज पे कंट्रोल लगाना। डायरेक्ट कंट्रोल यानी लिमिटेड कंट्रोल प्रोवाइड करेगा, डायरेक्ट कंट्रोलिंग करेगा कि कोई भी डायरेक्ट सर्विसेज या किसी भी तरीके के रिसोर्स को डायरेक्ट एक्सेस ना किया सके, उसे डायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं। अगला आता है यूजर कंट्रोल। डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स को डिफरेंट परमिशन दी जाएगी। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कई लेयर के क्या है यूजर्स हैं, तो उन हर लेयर यूजर्स को क्या किया जाएगा, अलग अलग परमिशन दी जाएगी और अलग अलग काम करेगा, इसी को बोलते हैं क्या, यूजर कंट्रोल्स। अगला आता है बिहेवियर कंट्रोल। बिहेवियर कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है, बिहेवियर कंट्रोल का मतलब होता है ऐसे कंट्रोल्स, ऐसी चीज़ें कंट्रोल करना जो आपकी एक्टिविटी हो, जो सस्पेक्टियस जो सर्विसेज हो, उनको क्या करना, बिहेवियर को कंट्रोल करना। ठीक है, यानी ऐसी कोई सर्विसेज जो आपके बिहेवियर में पता चल रही है कि गलत है और उसको क्या करना, रोकना, उसे होता है बिहेवियरल कंट्रोल। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। चलिए अगला आता है टाइप्स ऑफ फायरवॉल। अगर हम टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बात करें तो एक होता है पैकेट फिल्टरिंग, एक तो प्रॉक्सी सर्विस, एक होता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन। ठीक है, तीनों को बहुत ध्यान समझना है। पहला तो आप समझ गए होंगे पैकेट फिल्टरिंग, यानी कि ऐसे फायरवॉल्स जो अनवांटेड पैकेट्स को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, यानी ऐसे इलीगल पैकेट्स को नहीं आने देते। अब ये कैसे चेक करते हैं, उनके हेडर के द्वारा, उनके आईपी एड्रेस के द्वारा, इन सब के द्वारा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग। अगला आता है प्रॉक्सी सर्विसेज, यानी ऐसी सर्विसेज जो प्रॉक्सी फॉर्म में है। प्रॉक्सी फॉर्म मतलब जैसे कई बार होता है कि कुछ वेबसाइट्स को लॉक कर दी जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा एक्सेस करते हैं, यानी ठीक है। तो फायरवॉल द्वारा इन प्रॉक्सी सर्विसेज को क्या करना, जो रियल में सर्विसेज नहीं है और उन सर्विसेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उनको भी क्या करना, लॉक करना, रोकना। ठीक है, तो प्रॉक्सी सर्विसेज आ जाती हैं। अगला आता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन। ध्यान सुनिए, इंस्पेक्शन मतलब होता है जांच करना, पड़ताल करना। स्टेटफुल मतलब होता है पुरानी चीज़ों को, जैसे कि आपके साथ कोई एक्टिविटी हुई, कोई हादसा हुआ, तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ें जहन में रहती हैं और आप आगे से क्या करते हैं, याद रखते हैं कि इस तरीके काम हमें नहीं करना। जैसे कि अगर आप बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते समय अचानक से हमने एक्सीलेटर दबा दिया या ब्रेक ले लिया, तो आपको क्या होता है कि आपको चोट लग जाती है, आप गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उन बातों को आप अगली बार ध्यान रखते हैं कि आगे से आप इस तरीके से स्पीड में कभी भी आप ब्रेक वगैरह नहीं लेंगे। वैसे ही फायरवॉल जो है, जब कोई भी काम करता है तो इलीगल टाइप की कोई भी एक्टिविटीज जो हुई रहती हैं, यानी प्रीवियस चीज़ों के हिसाब से भी इंस्पेक्शन करता है कि जो प्रीवियस में हुआ होगा उन बातों को हमेशा रिमेंबर कर लेता है और आगे से उन चीज़ों को नहीं होने देता है। ठीक है, तो स्टेटफुल इंस्पेक्शन हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आगे होगी। अब ये बातों को ध्यान रखना है। अब हम लोग का जो लास्ट पोर्शन आता है वो है फायरवॉल वर्किंग, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और वो लास्ट वीडियो होगा आप लोगों के नेटवर्क सिक्योरिटी का। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। अगली क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फायरवॉल वर्किंग, जिसमें को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे फायरवॉल वर्किंग कैसे, यानी वर्क कैसे करता है और उसके आगे की जो चीज़ें दी गई हैं वो देंगे। ठीक है, तो जो अगला वीडियो होगा वो इस यूनिट का, यानी इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।